ये बीओटी मॉडल जो है ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग, मैं कल इसको करूँगा, ये बॉट मॉडल मैं आपको कल कराऊंगा। ये बॉट मॉडल का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, ठीक है ना। इसको हम लोग कल करेंगे। आपको आप उसमें अगर उसमें देखो, आप अपने सिलेबस में टॉपिक में जो डाला हुआ है ग्रुप पे, उस पे इन्वेस्टमेंट मॉडल करके डाला हुआ ना ब्रैकेट में, ग्रुप पे जो डाला हुआ है आपका टॉपिक, देखा था इकोनॉमी के टॉपिक, उसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल डाला हुआ है नहीं, उस इन्वेस्टमेंट मॉडल में ही बोट मॉडल भी है। तो आप एक बार इसे देख लेंगे, व्हाट मॉडल बताऊंगा मैं इसे उसी समय। हेलो, इसमें हम इकोनॉमी पे आओ, इकोनॉमी वाला पोर्शन देखो, बात मत करो। और इकोनॉमी में एक्सेप्ट पेमेंट इन रूपी एज अनवायबल ऑप्शन एक्सपर्ट कह रहे हैं। देखो अभी आरबीआई ने क्या किया, ये छूट दे दी गई कि जो रुपी में भी आप जो ट्रेड है, ट्रेड के जो ट्रेड का जो सेटलमेंट है आपको रुपी में भी कर सकते हो। मान लीजिए आप रशिया को कुछ भेज रहे हो, अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, यूएस ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो डॉलर तो मिलेगा नहीं रशिया के पास, तो आप रुपी में भी देशों के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ये आरबीआई ने छूट दे दी थी, उसी के ऊपर रखा, उसी के ऊपर इन्होंने ये लिखा है कि जो रुपी का सेटलमेंट है वो काम चलेगा नहीं, इससे ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा वाइड होगा, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट वाइड होगा। कारण उसका क्या होगा, बैलेंस शीट वाले मुझे बताएंगे, बैलेंस शीट रुपए को जब हम लोग खरीदते हैं, रुपए से जब हम लोग ट्रेड का सेटलमेंट करते हैं, तो क्या वो आरबीआई अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा कितना रुपया आया ट्रेड में, रुपए में मिला? अच्छा इकोनॉमी वाले बताओ, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है मुझे ये बताओ, आरबीआई बैलेंस शीट जारी करता है नहीं? बैलेंस शीट में वो ये दिखाता है इतना डॉलर आया, इस एवज में आया, इतना बाहर गया, सब दिखाता है। मान लीजिए मैं आरबीआई ने ये दिया परमिशन दे दी कि रुपए में भी आप सेटलमेंट कर सकते हो, तो क्या आरबीआई रुपए में दिखाएगा कि हमने रशिया के साथ इतना ट्रेड किया और ये रुपए में हमें इतना मिला या रूबल में इतना मिला? दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि रूबल एक्सेप्टेबल करेंसी नहीं है वर्ल्ड में, आरबीआई के पास रिजर्व नहीं है रूबल में, तो वो नहीं दिखाएगा। अब अगर नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब ये हुआ ट्रेड डेफिसिट तो उतना ही बना रहेगा, बैलेंस शीट में ट्रेड डेफिसिट उतना ही बना रहेगा नहीं, या कम हो जाएगा क्योंकि रुपए तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ। जो रशिया के साथ हमारा ट्रेड हुआ या किसी और देश के साथ जो रुपए में ट्रेड हुआ उसे इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो ट्रेड डेफिसिट तो उतना ही बना रहेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतना ही बना रहेगा रुपी सेटलमेंट से। एक बार आप इसे देख लें, ये ओवरऑल यही कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी शटर्ड फॉर्म में है, इस समय परेशानी में फंस सकते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज टू 3 मंथ लो ऑफ 15.18% सबसे नीचे, WPI इज टू 3 मंथ लो, 3 मंथ के निचले स्तर पर है और वो कितना है 15.8%, 18%। WPI से मापते हैं इन्फ्लेशन को, WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, महंगाई को मापने का एक माध्यम है। मैं आपको महंगाई पढ़ाऊंगा तो ये WPI पढ़ाऊंगा, अभी महंगाई आएगी जब आगे तब मैं उसे पढ़ाऊंगा, WPI पढ़ाऊंगा, आप याद रखना। इसका मतलब केवल इतना है, ये कह रहा है कि WPI के बेस पर जो महंगाई है इस समय भारत में वो 15.18%। मैंने कितनी परसेंट बताई कि महंगाई वायबल होती है?
इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितने परसेंट तक ठीक मानी जाती है? 5% बताया था आपको, और यहाँ कितनी है? लगभग 15। कितनी परसेंट ज्यादा है? क्या साइन बता रहा है? ये मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में, है ना? इसका मतलब रुपया ज्यादा है इकोनॉमी में। इसका मतलब आगे चल के ये उत्पादन को कम कर देगा। देखो अगर किसी चीज का ये, चलो खैर आगे पता चलेगा। मैं आपको कहना चाह रहा था केवल ये रिसेशन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, आने वाले समय में मंदी कैसे आ सकती है। ये मेरी भविष्यवाणी है, आज याद रखना। ये हो सकता है 5-6 महीने बाद हो, या हो सकता है साल भर बाद हो, या हो सकता है 2 साल में लग जाए, लेकिन ये मंदी में कन्वर्ट होगा। अभी महंगाई, ये बबल ब्रस्ट होगा, और ये बबल ब्रस्ट होके तुरंत देश रिसेशन में फंसेगा, रिसेशन के साइकिल में फंसेगा, मंदी के दुष्चक्र में फंसेगा। और ये कैसे फंसेगा? मान लीजिए, ये आप भी बता सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। महंगाई 15 से 20% पर है, लगातार अगर इतनी ही महंगाई बनी रही, महंगाई का मतलब क्या है? सामानों की कीमतें बढ़ जाना। मान लीजिए आपके पास फैक्ट्री है, आप एक कोई फैक्ट्री है आपके पास, और उससे आप सामान बनाते हो। अगर कच्चे माल की कीमत लगातार बढ़ती रही तो आप उत्पादन को बढ़ाओगे या कम कर दोगे? कच्चे माल की, जिस सामान से आप सामान बनाते हो अपना, अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ती रही लगातार, जिससे आप बाजार से खरीद के लेके आते हो और मैन्युफैक्चर करके बनाते हो। मान लो ऐसा समझो आप धागे की फैक्ट्री है आपकी, या कपड़े की फैक्ट्री है आपकी, बाजार से धागा खरीद के लाते हो, लेकिन अगर धागे के दाम लगातार बढ़ते रहे तो क्या आप उतना ही कपड़ा बनाते रहोगे या कुछ कम कर दोगे? आपने कपड़े का उत्पादन कम कर दिया, है ना? महंगाई, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी चीज का उत्पादन कम हो जाए तो महंगाई कम होगी और बढ़ेगी? बढ़ेगी। एक तरफ उत्पादन कम होगा, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगी इकोनॉमी। आप क्या करोगे? उत्पादन को, कच्चे माल की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस यूनिट को बंद कर दोगे या बहुत आधा कर दोगे। जब आप आधा कर दोगे उस यूनिट में उत्पादन, तो कुछ लोगों को काम से बाहर करोगे नहीं। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको एक बने बनाए खाने की तरह से। ये हालांकि बहुत बड़ा सिद्धांत है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करोगे? उसमें कुछ लोगों को काम से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, आधा कर दोगे। बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं? बेरोजगारी बढ़ेगी तो आय, इनकम, बचत, निवेश कम होगा तो उत्पादन, मंदी आएगी नहीं? कोई रॉकेट साइंस है समझने में? लेकिन ये इकोनॉमिस्ट ने सिद्धांतों में बताया हुआ थ्योरीज में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आप देखना, ये फंसेगी बहुत अच्छे से, ये इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी अगर इन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया। वैसे बुद्धि तो है नहीं। इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बाइफरकेट कर रहे हैं फंड को, किस लेवल पर ये बात कर रहे हैं, कहाँ पर है? देखो इसमें 2 तरीके के फंड होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जैसे मान लीजिए आपने LIC ली, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए आपने पैसा दिया, क्या इस बात की संभावना है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा? बहुत कम है ना? अब आपने पैसा दे दिया, LIC ने वो पैसा यूज कर लिया,
मान लीजिए किसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और LIC को आपको पैसा वापस चुकाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो जो फंड हुआ वो फंड जो रखा जाता है LIC के लिए इमरजेंसी कामों के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बाकी चीजें हो गई, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइफरकेटिंग। और वो फंड जो कि निवेश कर दिया जाता है बाकी का, उसको कहते हैं नॉन बाइफरकेटिंग। जैसे ये माना जाता है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोगों का कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो 20 लोगों का यानी 20% जो फंड है वो बाइफरकेटिंग फंड के रूप में अपने पास रखती है हमेशा LIC कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उसे फंड कर दिया जाए। बाकी 80% को क्या करेंगे, वो निवेश कर देंगे बैंक में, शेयर बाजार में, कहीं से भी, और वहां से फिर वो पैसा कमाएंगे। ये जनरली 2 प्रकार के ये फंड हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ना, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें एक न्यूज है, पोस्ट-लायर रिपोर्ट्स में पुल डाउन करंट अकाउंट डेफिसिट। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं, ये इनका मतलब ये है कि पोस्ट-लायर रिपोर्ट्स यानी महंगे जो आयात हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट को, चालू खाते के घाटे को कम कर देंगे। चालू खाते का घाटा माने कि व्यापार घाटा समझिए आप। और इसके पीछे इन्होंने क्या लॉजिक दिया होगा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है क्या इसमें। इन्होंने ये लॉजिक दिया होगा, मान लो अगर सोने की कीमत बढ़ गई तो लोग सोना कम खरीदेंगे, सोना कम खरीदेंगे, सोना कम आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट क्या होंगे, कम हो जाएंगे, है ना। ये लॉजिक है। मुझे ये बताइए, आप में से सोचिए, सोना कौन लोग खरीदते हैं आज की डेट में? जिनके पास पैसा होता है वो, या जो गरीब होते हैं वो? जिनके पास पैसा है। अगर सोना महंगा हो गया तो उनको उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? जिसके पास नहीं है वो वैसे नहीं खरीद रहे कोई। और अगर कोई मजबूरी है तब तो फिर वो खरीदेंगे ऑब्वियसली, तो चाहे कितना महंगा हो जाए। तो क्या ये इनकी जो बात है लॉजिकल है? ये बताओ, क्या लॉजिकल बात कर रहे हैं? ये होता है, एक क्राइसिस में फंसे हुए हैं और फिर भी लोग लॉजिकल बातें नहीं कर रहे। तो नहीं समझ सकते। चलिए खैर, ये अलग लेवल के लोग हैं। वर्ल्ड में देखते हैं हम, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें आप छोड़ सकते हो, वर्ल्ड को आप छोड़ सकते हैं। ईरान पे और वाला कहाँ पे है? कहाँ पे? एक्सप्रेस में ना? अच्छा, ईरान न्यूक्लियर आर्म्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो। ये P5+1 ट्रीटी को लेकर बात है, वो चल ही नहीं रहा तो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, कुछ चलेगा तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडिटोरियल पेज छोड़ सकते हैं। एक्सप्लेन में आ जाइए। अब एक्सप्लेन में ही पहला इंपॉर्टेंट है, व्हेन पार्टीज क्लेम सेम सिंबल। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की इसमें चीजें दी गई होंगी, तो आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट देख लेना, ये देख लेना। जेंडर गैप इंडेक्स कल मैंने मार्क कराया था, देखो आज एक्सप्लेन में
जेंडर गैप इंडेक्स और इंडिया की लो रैंकिंग आप इसे जरूर देखें, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा देखो, कल U2 I2 के बारे में बताया था मैंने, आज इसकी सबमिट हुई है कि नहीं, इसको पढ़ लीजिए। UAE to invest 2 billion on integrated food parks across India। 2 बिलियन UAE इन्वेस्ट करेगा फूड पार्क्स में इंडिया में। तो U2 I2 की जो U2 की जो कॉन्सेप्ट थी, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेंगे इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस एग्जामिनेशन में इस सालों में रखी मिलेगी है 100%। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अखबार ले सकते हैं। हिंदू किसके पास है? हिंदू है किसी के पास? देख लो क्या है बस। चलो हिंदू नहीं है तो मैं इसे रखूंगा। चलिए ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बताइए क्या कर रहे थे क्लास में? क्लास के बाद कारक लागत। देखो कारक लागत पीछे हम लोगों ने देखा था, ये जब प्रोडक्शन में टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल हो तब टैक्स भी और सब्सिडी भी, है ना, उसे हाँ जीडीपी में मापेंगे उसे, उसको हम लोग कारक लागत कहते हैं। देखो कारक लागत कारक लागत का मतलब है किसी भी उत्पादन में शामिल होने वाले जितने भी कॉस्ट हैं उन सबको मिलाकर हम लोग कारक लागत कहते हैं। जितनी भी कॉस्ट है, सीन और अनसीन दोनों। टैक्स सीन कॉस्ट होती है, अनसीन होती है, अनसीन होती है, हाँ अनसीन होती है, तो इसलिए उसे कारक लागत में शामिल होती है। सब्सिडी अनसीन होती है, कारक लागत में शामिल होती है, इसलिए तो उन्हें घटा जोड़ देते हैं एग्जैक्ट निकालने के लिए। चलिए अब आप इसमें ये बताइए कर क्या रहे थे? आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो आर्थिक विकास को किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे अफेक्ट करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर होगा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे और एक दूसरा फैक्टर होंगे जिसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। हम दो लेवल पर डिवाइड करके देख सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे नेचुरल रिसोर्सेज। मान लो किसी देश में अगर प्राकृतिक संसाधन खूब हैं तो वहां आसानी से कच्चा माल उत्पादित हो सकता है, नहीं, तो प्राकृतिक संसाधन एक कारक हो गया। दूसरे लेवल पर श्रम को भी देख सकते हैं, लेबर को भी देख सकते हैं। श्रम, जनसंख्या, मान लीजिए अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है 14 से लेकर 59 साल के बीच के लोग, 59 इयर्स के लोग काम कर सकते हैं। वो अगर इस तरीके की संख्या लोगों की ज्यादा है तो वो ज्यादा श्रम कर सकते हैं, नहीं। श्रम सस्ता होगा नहीं, उस देश में सस्ता होगा नहीं। जब श्रम सस्ता होगा तो उत्पादन की लागत कम हो जाएगी, नहीं। और अगर उत्पादन की लागत कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मांग बढ़ जाएगी, नहीं। मांग का नियम क्या कहता है? द रूल ऑफ डिमांड क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमेशा सस्ती चीजें अपनी मांग स्वयं बना लेती हैं, लागत प्रभावी चीजें अपनी मांग स्वयं बना लेती हैं। सस्ती चीजें बना लेती हैं, नहीं अपनी मांग स्वयं।
ये मांग का नियम क्या कहता है? अगर चीजें सस्ती होंगी तो उनकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए दूसरी चीज ये। तीसरी चीज पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। कल हम लोगों ने पूंजी को देखा था। मान लो किसी देश में जो निवेश है वो ऐसी जगहों पर हो रहा है या ऐसी वस्तुओं में निवेश हो रहा है जो वस्तु में आगे चल के उत्पादन कर रही है। मान लीजिए हम लोग हैवी मशीनरी बना रहे हैं, हम लोगों ने मशीन बनाई, भारी मशीन बनाई। अब वो मशीन क्या करेगी? आगे उत्पादन करेगी नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम? जो निवेश है वो पूंजी निर्माण कर रहा है नहीं कर रहा? हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मशीन खरीदी, मशीन बना ली, और वो मशीन क्या करेगी? आगे उत्पादन करेगी। तो जो निवेश हुआ वो कैसे कामों में होगा? पूंजी निर्माणकारी कार्यों में होगा। इसको कहेंगे किसी देश में पूंजी निर्माण का होना। क्लियर है? कैपिटल फॉर्मेशन का होना मतलब उत्पादन क्षमता का बढ़ जाना। क्लियर है चीज? अच्छा, तीसरी चीज देखो, कुछ देश आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर कम पूंजी निवेश करने से ज्यादा उत्पादन हो जाए। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी दिखेंगी, और कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी दिखेंगी जहां पर खूब पूंजी निवेश आप करिए वहां उत्पादन कम होता है। दोनों सिचुएशन मिल सकती है नहीं? किसी इकोनॉमी में कम पूंजी निवेश करके ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना, और ऐसे ही दूसरी इकोनॉमी में ज्यादा पूंजी निवेश करके कम उत्पादन प्राप्त करना। दो स्थिति हो सकती है। पहली वाली सिचुएशन कब आएगी? जब किसी अर्थव्यवस्था में तकनीकी स्तर बढ़िया है, टेक्नोलॉजी का लेवल ज्यादा है, अच्छा है, तो वहां कम निवेश करने से ज्यादा उत्पादन हो जाएगा नहीं? बताओ, हो जाएगा नहीं? और जिस इकोनॉमी में तकनीकी निवेश या तकनीकी लेवल पर कम है वहां पर जो चीजें हैं, तो वहां पर ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, तब जाके कम उत्पादन होगा। क्लियर है ये बात? इसका मतलब ये हुआ कि जिस इकोनॉमी का तकनीकी स्तर ठीक होता है वहां पर उत्पादन कम निवेश में ही हो सकता है। इसे कहते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब कम पूंजी निवेश से ज्यादा उत्पादन का अनुपात। जैसे मान लीजिए हमने किसी इकोनॉमी में 100 रुपए लगाए और उस 100 रुपए लगा के 1000 का उत्पादन कर लिया, तो कितना अनुपात हुआ? रेशो क्या आया? 100 और 1000 का। ये रेशो आया नहीं? आया नहीं आया? रेशो क्या हो गया? 1 और 10 का हो गया नहीं? 100 नहीं 1000, 1 और 10 का रेशो हो गया। इसका मतलब 1 रुपया निवेश करने पर 10 रुपए का उत्पादन हो रहा है उसमें। बात समझ में आ गई? इसका मतलब पूंजी उत्पादन अनुपात अगर किसी इकोनॉमी में पूंजी उत्पादन अनुपात अगर किसी इकोनॉमी में ज्यादा है तो वो इकोनॉमी ज्यादा रेजिलिएंट है, यानी ज्यादा उत्पादन कर सकती है, ज्यादा क्रियाशील अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक होता है इसी के साथ वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात। अब मैं नहीं पूछूंगा। वृद्धिमान का मतलब ये है कि कितना, जैसे देखो पहले हम लोग 1 रुपया निवेश करके 10 कमा रहे थे, 10 प्राप्त हो रहे थे। मान लीजिए 1 से हमने 2 किया, निवेश किया, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 20। 3 किया तो क्या हो जाना चाहिए? 30। 5 किया तो क्या हो जाना? 50। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि अगर हम लोग 5 का निवेश करें और 50 की वजह 100 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जैसे एक लेवल के बाद अगर आप पूंजी निवेश करते हो तब उत्पादन में मल्टीप्लाई में वृद्धि होती है, मल्टीप्लायर में इंक्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहले कोल्हू था और मैं गुड़ बनाता था, है ना? ऐसा मान लेते ना? तो मैं मान लीजिए कोल्हू का गुड़ बनाता था और उसमें कम निवेश की जरूरत होती है, कम पैसे की निवेश की जरूरत होती है। मान लीजिए मैंने उसमें 1 रुपए का निवेश किया और मुझे 10 रुपए का लाभ हो रहा। अब मेरे पास अगर 5 रुपए हैं और तो मैं कोल्हू की जगह कलेसा लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ। गुड़ की जगह मैं क्या चीनी का उत्पादन कर सकता हूँ? नहीं। तो अब
चीनी का उत्पादन करूंगा तो मुझे उत्पादन बढ़ जाएगा नहीं मेरा। अगर मैं मनी के लेवल पर देखूं तो गुड़ से चीनी महंगी होती है तो मेरा उत्पादन बढ़ जाएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक लेवल से ज्यादा पूंजी का निवेश करते हो कहीं पर, तब उत्पादन में गुणक में वृद्धि होती है, मल्टीप्लाइंग में वृद्धि होती है। जैसे 100 रुपए आप लगा रहे हो, लेकिन 100 की जगह आप तुरंत 1000 का निवेश करो, तो जो 1000 का निवेश है वो आपको 100 के निवेश के 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न देगा। इसको कहते हैं हम वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी किसी इकोनॉमी में जैसे जैसे पूंजी निवेश को बढ़ाया जाता है उसके गुणक के उत्पादन में उत्पादन इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाई के लेवल पर उत्पादन इंक्रीज होता है। ये कब होगा? तो ये तभी होगा जब तकनीकी प्रगति हो। देखो कोल्हू से और कलेशर लगाने में क्या अंतर था? तकनीकी प्रगति है ना। पहले तो मैं कड़ाव से गुड़ बना रहा था, फिर मैं मशीन ले आया, मशीन से चीनी बनाने लगा, तो मशीन आ गई ना उसमें। और मशीन क्या है? वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। तो जब भी किसी इकोनॉमी में तकनीकी प्रगति होगी तो अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते, फिर आपने कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर ले लिया, तो अब तकनीकी प्रगति होगी नहीं, कंप्यूटर ज्यादा उत्पादन कर सकता नहीं कैलकुलेटर से, अपग्रेडेड है वो उसका। तो जनरली इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक लेवल से ज्यादा किसी इकोनॉमी में निवेश करते हो, किसी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हो, तब उत्पादन में मल्टीप्लाई में इंक्रीमेंट होता है, मल्टीप्लाई में वृद्धि होती है। इसी को हम लोग वृद्धिमान पूंजी उत्पादन का कहते हैं। चलिए अच्छा, एक चीज और बताइए, तकनीकी प्रगति होने से जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है? किसी उत्पादन की लागत कम होगी या बढ़ेगी? सोच के बताओ, लागत कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। डेढ़ से लागत कम हो जाती है तकनीकी प्रगति से। और जो अब लागत अगर कम हो गई तो उत्पादन की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट, वो कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा। जो उत्पादन है वो लागत प्रभावी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सस्ता हो गया तो अपने आप मांग बढ़ जाएगी उसकी, यानी बाजार अपने आप बन जाएगा। एग्जाम्पल आप समझिए, चाइना में तकनीकी प्रगति हुई, उत्पादन वहां का सस्ता हो गया, नहीं हो गया? चाइनीज सामान सस्ते मिल जाते नहीं, अपने आप बाजार बन गया नहीं चाइनीज सामानों का। अब से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था चाइनीज सामानों को, लेकिन 10 सालों में ही तकनीकी प्रगति होने के चलते उन्होंने अपने आप बाजार बना लिया। ठीक है ना? तो मतलब कुल मिला के ये है कि तकनीकी प्रगति उत्पादन को लागत प्रभावी बनाती है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ जाती है उस उत्पादन की, डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, चलो दो चीजें ये मैं लिखवाऊँ आपको सब इसमें कुछ चीजें, क्योंकि सवाल इस तरीके का पूछ लिया उन्होंने नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। एक और चीज है इसमें, आधार संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती है? रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, है ना, शिपिंग, बिजली, वित्तीय सेवाएं, ये भी उसमें आती हैं आधार संरचना में। मान लीजिए अगर किसी जगह पर सड़क बहुत अच्छी है, रेलवे बहुत अच्छा है, एयरवेज की सुविधाएं हैं, शिपिंग की भी वहां पर सुविधा ठीक ठाक है, तो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वहां पे, है ना? संपर्क की कोई समस्या है? अगर संपर्क की समस्या नहीं है, कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है, कम लागत में पहुंचाया जा सकता है, सामान की कीमत कम हो जाएगी, सामान ज्यादा लागत प्रभावी हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में आधार संरचना अच्छी है तो सामान का उत्पादन लागत प्रभावी होगा, और लागत प्रभावी होगा तो अपने आप उसका उत्पादन बढ़ जाता है। इस समय चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है या नहीं है? आप देखो हर सामान चाइना से बन के ही आता है, चाहे वो अमेरिकन ही क्यों ना हो, मेड इन चाइना ही लिखा हुआ मिलेगा उसको भी। कारण उसका यही है, तकनीकी प्रगति, आधार संरचनाओं का निर्माण, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का हो जाना, मांग का बढ़ जाना, अपने
अपने आप बाजार का बन जाना, तो उत्पादन अपने आप बढ़ गया। चलिए, एक चीज इसमें ये है। और एक और चीज इसमें है वित्तीय स्थायित्व, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? उत्पादन होता है उद्योगों में, और उद्योग लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की या पैसे की। और पैसा किसके पास होता है? बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं के पास। बैंकों के पास होता है नहीं पैसा। बैंक क्या करते हैं? आपसे आपकी जो बचत है उसे इकट्ठा करते हैं, बाद में इकट्ठा करके जिसको आवश्यकता है उसको वापस दे देते हैं या निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मान लीजिए किसी देश में अगर वित्तीय स्थायित्व है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो बैंक अच्छी स्थिति में होंगे नहीं, मजबूत होंगे नहीं। बैंक अगर अच्छी स्थिति में होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा लोगों तक बैंकों की पहुंच होगी, गांवों तक भी बैंकों की पहुंच होगी, जनधन खाता, गांवों तक बैंकों की पहुंच सुनिश्चित हो गई, लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे, बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। नहीं, ज्यादा पैसा हो गया बैंकों के पास तो वो आपको सस्ती दरों पर उधार दे सकते हैं नहीं। मैंने कोल्हू लगाया और मैंने कोल्हू लगाने के लिए लोन ले लिया, बुलेट खरीदने के लिए नहीं गया, इस बार इरादा चेंज कर दिया, इस बार लोन लिया मैंने कोल्हू लगाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कोल्हू लगा लिया था, गुड़ बनाता हूँ उससे, उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया। मान लीजिए बैंक अगर देश में कम है या कम मजबूत स्थिति में है, तो बैंक मुझे सस्ती दर पर लोन देगा या ज्यादा महंगी दर पर लोन देगा? है महंगी दर पर देगा। क्यों? क्योंकि पहले ही संकट है बैंकों में, वो मुझे पैसा क्यों देगा उधार? लेके भाग गया तो महंगी दर पर वो लोन देगा। अब जो मैं अपना गुड़ बना के बेचूंगा उसे सस्ता बेचूंगा या महंगा? महंगा बेचूंगा, क्योंकि मुझे बैंक का भी तो वापस करना है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोल्हू लगाया लेकिन मुझे सस्ती दरों पर लोन मिल गया, अब मुझे इंटरेस्ट रेट उस पर कम देनी है, तो मैं अपने गुड़ के दाम कम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश में अगर फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तब फिर वहां पर उत्पादन लागत प्रभावी हो जाएगा या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा या नहीं, उसकी कीमतें कम हो जाएंगी या नहीं। और कीमत अगर कम होती तो अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। मान लीजिए मेरा गुड़ सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, मैं ज्यादा बनाना शुरू कर दूंगा, गुड़ का उत्पादन बढ़ जाएगा नहीं। दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, किसी देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए या किसी देश में आर्थिक वृद्धि को करने के लिए ये सब आवश्यक है। आपसे कोई पूछे कि किसी देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए कारकों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फैक्टर्स बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री, तो आप क्या गिनाओगे? इन सबको आप गिना दोगे, है ना। लिखवा दूं अब ये सब, चलो आप लिख लो, बाकी सब और समझ में आ जाएगा लिखने के लेवल पे। हेडिंग डालो आप उसमें, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जल्दी चलिए, अब इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखना है इसमें, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। The factors which affect economic growth can be divided into two parts. पहला लिखिए आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, और दूसरा लिखिए अनार्थिक कारक या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अनार्थिक कारक या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है।
अब आर्थिक कारकों को लिखिए सबसे पहले, अनार्थिक को तो हम लोग देख लेंगे बाद में भी। आर्थिक कारकों में लिखिए पहला प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं। तो लिखो किसी देश के आर्थिक, किसी देश में प्राकृतिक संसाधन, किसी देश में प्राकृतिक संसाधन उत्पादन के लिए कच्चा माल उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। The natural resources in an economy, the natural resources in an economy provide raw material for the industries, जिस कारण ये उत्पादन की प्रक्रिया को सतत बनाने में मदद करते हैं। जिस कारण ये उत्पादन की प्रक्रिया को सतत माने कंटिन्यूअसली सतत बनाने में मदद करते हैं। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट they make the line of production continuous. इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन औद्योगिक उत्पादन के लिए मूलभूत संसाधन है। एंड सो natural resources are essential and basic resources of any economy। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप इसको लिखे तो ना समझ लें। मान लो किसी देश में कच्चा लोहा भी है, मतलब आयरन ओर भी है, वहां पर लौ अरेस्ट भी है और कोयला भी है, तो वहां पर स्टील उद्योग अपने आप पनप जाएगा, नहीं पनप जाएगा? स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी नहीं अपने आप, क्योंकि जो बेसिक रॉ मटेरियल है या बेसिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां अपने आप ही है, ऑटोमेटिकली है। भारत में स्टील इंडस्ट्री के पनपने की यही एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें इजीली अवेलेबल है। कोयला भी यहाँ खूब प्राप्त होता है और आयरन ओर भी मिलती है। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए श्रम शक्ति एवं जनसंख्या। श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, लेबर एंड पॉपुलेशन। ठीक है, देखो किसी देश में अगर काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, मान लीजिए जैसे भारत में, तो वहां पर श्रम सस्ता होगा या महंगा होगा? सस्ता होगा। श्रम सस्ता होगा तो उत्पादन सस्ता हो जाएगा, नहीं? तो लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, किसी देश में कार्यशील जनसंख्या उस देश में श्रम की गहनता को बताती है। उस देश में श्रम की गहनता को बताती है। ठीक है, द वर्किंग पॉपुलेशन in a country told about the deepening of labor force in that country। ठीक है,
मतलब इसका ये हुआ कि जितने ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे, श्रम शक्ति उतनी ही ज्यादा गहरी होगी इस देश में, नहीं उतनी ही श्रम गहनता होगी। जितनी श्रम गहनता होगी उतना ही श्रम सस्ता होगा, नहीं। सड़क पे खड़े रहते काम करने वाले लोग, आप सबसे बात करिए और आखिरी में आपको सबसे सस्ते में कोई काम करने वाला मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं और काम करने वाला होता है एक ही तो वो जितने मांगता है उतने में ही आपको देना होता है। तो वो वहां पर श्रम गहनता की स्थिति नहीं, जितने ज्यादा काम करने वाले लोग वहां श्रम गहनता की स्थिति। अब श्रम गहनता जितनी ज्यादा होगी श्रम उतना सस्ता, और श्रम जितना सस्ता तो उत्पादन उतना सस्ता। तो आप इसमें इस बात को लिखिए, श्रम गहनता श्रम को सस्ता बनाती है। श्रम गहनता श्रम को सस्ता बनाती है। लेबर डीपनिंग became the labor force cheap, जिसके कारण उत्पादन की लागत कम हो जाती है, एंड ड्यू टू इट the cost of production became less. ठीक है। इस प्रकार उत्पादन अधिक लागत प्रभावी हो जाता है। एंड सो the production became more cost effective। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये बात समझ में आ गई ना। अब तीसरी इसमें सिचुएशन है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, पूंजी निर्माण की दर, कैपिटल फॉर्मेशन, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो लोग वो हैं जो अपनी आय का जो बचत किया हुआ भाग है या अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग उपभोग में खर्च कर देते हैं, कंजम्पशन में खर्च कर दिया। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है, उसने अपनी आय का एक बड़ा भाग बचत में खर्च किया और बाद में बचत किया और बचत करके बाद में निवेश कर दिया उसे। तो पूंजी निर्माण कहाँ होगा कैपिटल फॉर्मेशन? सेकंड वाली सिचुएशन में या फर्स्ट वाली में? सेकंड वाली सिचुएशन में। इसलिए वो अर्थव्यवस्थाएं जो जिनमें उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, कंजम्पशन की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, उन अर्थव्यवस्थाओं में बचत कम होती है, जिसके चलते निवेश कम होता है और जिसके चलते पूंजी निर्माण कम हो जाता है। लेकिन जिन अर्थव्यवस्थाओं में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है, वहां पर निवेश भी बढ़ेगा और फिर पूंजी निर्माण भी बढ़ेगा। अब पूंजी निर्माण बढ़ने से क्या होगा? देखिए, पूंजी निर्माण कहते किसे हैं? पूंजी निर्माण से मतलब ऐसी वस्तुओं के निर्माण से है जो आगे चलकर भी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें योगदान करती है। जैसे मशीन, मान लीजिए मैंने सेविंग करने के बाद एक मशीन खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया खेती करने के लिए, तो क्या करेगा? आगे तक उत्पादन को बढ़ाएगा। तो मशीन क्या हुआ है? पूंजी निर्माण। ट्रैक्टर क्या हुआ है? पूंजी निर्माण हो गया। तो निवेश मैंने किसमें किया? पूंजी निर्माण में कर दिया, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन में कर दिया। और मैंने बुलेट खरीद ली तो, और पीछे नंबरदार लेकर आया और मुझे भी बनना ही साथ में, तब ये क्या हुआ? ये उपभोग में गया हो गया, कभी पूंजी निर्माण में नहीं हुआ, क्योंकि बुलेट कोई पूंजी निर्माण नहीं कर रही है, आवश्यकता नहीं है उसकी। कहने का मतलब मेरा बड़ा लाउड स्टोरी ये है कि अगर पूंजी निर्माण में कोई निवेश आपका ऐसी जगह पर किया जाए खर्च, या ऐसी जगह में वो
निवेशित हो जो आगे उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन को बढ़ाए। इसको कहते हैं किसी देश में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में मजबूती आना या पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ जाना। जिस देश में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी उसमें उत्पादन बढ़ जाएगा नहीं? तो आप लिखिए इस चीज को। पूंजी निर्माण से अर्थ पूंजी निर्माण से अर्थ ऐसी स्थिति से है, पूंजी निर्माण से अर्थ या आशय ऐसी स्थिति से है, ऐसी स्थिति से है जिसमें निवेश ऐसी वस्तुओं के में किया जाता है, जिसमें निवेश ऐसी वस्तुओं में किया जाता है जो आगे उत्पादनकारी प्रक्रिया में शामिल होकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्पादनकारी प्रक्रिया में शामिल होकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। जनरली द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन is the investment in such produces which later increases production in production cycle of an economy, ठीक है। इसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए, उदाहरण से और समझ में आएगा। मशीन उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी मशीन है ना। मशीन क्या करती है? एक पूंजी निर्माण का काम करती है, आगे उत्पादन को बढ़ाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना। अब देखो, पूंजी निर्माण होगा कब? निवेश से होगा। और निवेश कब होगा? बचत से होगा। हाँ या ना, बताइए। इसका मतलब पूंजी निर्माण किस चीज से जुड़ा हुआ है? बचत से। तो इसका एक और मतलब होता है बचत करना, और बचत को फिर आगे निवेशित करना, इन्वेस्टमेंट करना। ये भी पूंजी निर्माण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक बचत निवेश नहीं होगी, निर्माण कैसे होगा पूंजी का? तो इसमें इस बात को और लिखिए। पूंजी निर्माण का एक आशय बचत करने तथा उस बचत को आगे उत्पादनकारी प्रक्रिया में निवेश करने से भी है। ठीक है, तो आप इसे अंग्रेजी में लिख लीजिए। इन अदर वर्ड्स, ऐसा लिखिए। इन अदर वर्ड्स द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज to do saving and channelizing it into the production cycle, ठीक है। चलिए, ये आपका पूंजी निर्माण कंप्लीट हो। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पूंजी उत्पाद अनुपात।
ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखो इसको आप ऐसे समझो, हाँ अभी आएगा देखो। अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों ने बीटेक किया है? बीटेक में कितने लोग हैं? बीटेक कितने लोगों ने किया? एक बस। इंजीनियर की संख्या इतनी कम होगी? अच्छा दो। मतलब इतना बाजार इंडिया इंजीनियरिंग था? अरे ऐसा तो नहीं है, उन्होंने नहीं किया होगा। अच्छा टेक्नोलॉजी कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? डर लग रहा है आपको? चलो ठीक, आप लोग मेरी मदद करेंगे अब। देखो मान लीजिए उत्पादन, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया 100 रुपए का। हम लोग क्या देख रहे थे? पूंजी उत्पाद अनुपात देख रहे थे ना। मान लीजिए 100 रुपए का निवेश किया गया, 100 रुपए की पूंजी लगाई गई और उत्पादन हुआ वहां पर 1000 रुपए का, ठीक है। तो कितनी रेशो हो गई है? 1:10। इसका मतलब क्या आया निकल के? 1 रुपया किसी इकोनॉमी में आप निवेश करो तो उससे उत्पादन कितना होगा? 10 का होगा। इसको क्या कहते हैं? पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। आगे समझ में? मतलब किसी अर्थव्यवस्था में कम से कम पूंजी लगाकर कितना अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, इस बात का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? पूंजी उत्पाद अनुपात। अब ये कम होगा, यानी किसी अर्थव्यवस्था में कम निवेश से अधिक पूंजी कब प्राप्त हो रही होगी? जब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल लेवल अपग्रेडेड होगा, है ना। टेक्नोलॉजी अगर वहां पर अपग्रेडेड होगी तब ये स्थिति बनेगी। अब मुझे ये बताओ तकनीकी किसे कहते हैं? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? अब ये ना प्रोफेसर साहब से पूछना कल, अब जब क्लास हो तो तकनीकी वाले लोग अपने जो टीचर है उनसे पूछें कि सर तकनीकी बताओ ये क्या है। आज तक समझ में नहीं, बीटेक तो उन्होंने कर दिया, बैचलर इन टेक्नोलॉजी भी हो गए, लेकिन ये तकनीकी क्या होती है? फिर वो ना कोई परिभाषा बताएंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे इधर के उधर और उधर के उधर जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे छुड़ाना भारी हो गया। अब ऐसी चीज पूछेगी जिसका उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो क्या करेंगे? तो वो पीछे छुड़ाएंगे आपसे, पीछा मत छोड़ने दें। देखो तकनीकी क्या होती है। कई सारे एप्लीकेशंस का इस प्रकार से किया गया प्रयोग जो कि न केवल लागत प्रभावी भी हो, बल्कि उत्पादन को बढ़ाने वाला भी हो, उसको हम, उस संयोजन को हम तकनीकी कहते हैं, या उस अनुप्रयोग को हम तकनीकी कहते हैं, उस एप्लीकेशन को हम तकनीकी कहेंगे। The conjunction of various applications which is not only cost effective but also it enhance production, then it is known as technology। ये पंखा चल रहा है, इसमें क्या एक ही एप्लीकेशन लगी हुई है या बहुत सारी एप्लीकेशन काम कर रही है? इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन काम कर रही है। इसका मतलब ये तकनीकी है, इसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब उस टेक्नोलॉजी क्या हो गई? वेरियस एप्लीकेशंस का संयोजन, है ना। जोड़ दिया आपने वेरियस एप्लीकेशंस को, लेकिन क्या होना चाहिए वो एप्लीकेशंस का संयोजन? ऐसा ना हो बहुत महंगा हो, खरीदा न जाए। अगर ये पंखा 1 लाख रुपए का होता कोई खरीदता? कोई नहीं खरीदता। तो क्या फिर ये तकनीकी काम आती? कुछ नहीं आती, ये खत्म हो जाती। इसमें एक तकनीकी की परिभाषा में एक बाय डिफॉल्ट एक और चीज है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है।
और तीसरी चीज ये हो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और दूसरे उत्पादन करती हो। अगर ये सब चीजें इन सबको हम मिला के क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। तो तकनीकी क्या है, ऐसे वेरियस एप्लीकेशंस का संयोजन है जो ना कि लागत प्रभावी हो बल्कि उत्पादन करने वाला भी हो, इसको हम लोग तकनीकी कहते हैं। अगर किसी देश में वेरियस एप्लीकेशंस के लेवल पर इस तरीके का संयोजन हमें मिले कि वहां पर सस्ती टेक्नोलॉजी हो, तो वहां पर पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ जाएगा नहीं, कम पूंजी में ज्यादा उत्पादन होने लगेगा नहीं। चाइना का उदाहरण, टेक्नोलॉजी चाइना की सस्ती है नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे इसका एक और मुझे सामने आया एग्जाम्पल, ज्यादा लोग एप्पल का फोन खरीदने की बात करते हैं या वो चाइना के वो रियलमी होते हैं, इनका ओप्पो या ये चल रहा है। एप्पल कितनों के पास इतना दिखाओ, घर पे रखा हुआ है, मैं भी कितना छोड़ के आए, कोई छीन ले तो क्या। देखो ये बाकी चीजें वो नहीं है ना, एप्पल बहुत कम लोगों के पास मिलेगा, है ना। कम क्यों? क्योंकि वो महंगा है। महंगा है मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यही बात हुई ना। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो उसकी मांग कम है, नहीं है। लेकिन जिसके पास होती है ना, फिर वो दिखाता देखो कटा हुआ सही है मेरे पास नहीं। वो बात करते हुए उसका ध्यान सारा इस बात में होता है कि कटे हुए सेब को कोई देख ले, कृपया करके कोई से तो देखे, बड़ी मुश्किल से खरीदा है यार। इसका ध्यान इस बात में कम होता है कि बात हो जाए।